सर ये क्या कर रहे हैं आप? क्या? प्लीज सर, प्लीज प्लीज मत करिए मुझे। चिल्लाई तो नौकरी से निकाल दूंगा। सर प्लीज सर छोड़िए। मंजू, ये कितना गीला पोछा लगा रही है? लादी कब सूखेगी? 50 बार समझा चुकी हूँ। लेकिन तेरे दिमाग में ना कुछ घुसता ही नहीं है। यूजलेस। हर जगह पे नजर रहती है ना तेरी। जा काम कर। किशोर, ताई का फोन है। कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ आई। पैसे मिल गए थे ना? एकदम सही समय पर। किशोर का सिलेंडर बस खत्म ही होने वाला था। क्या? तो किशोर ठीक है ना अभी? हाँ, तू अगर पैसे नहीं भेजती ना तो पता नहीं क्या होता। ओह आई। बेटा ये ले, किशोर से बात कर। ताई, अब मुझसे मिलने कब आओगे? जल्दी आ जाऊंगी। तू ठीक हो जा, फिर मैं तुझे हवाई जहाज में ले चलूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आई, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, मुझे लेट हो रहा है। टाइम मिला तुझे वापस आने का? सॉरी भाभी, को थोड़ा लेट हो गया। सॉरी भाभी, इतना लेट आई है, अभी खाई खाई में काम करेगी। नहीं भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अच्छे से काम करूंगी। खाई खाई के चक्कर में ना कहीं गंदगी नहीं रह जाए। और हाँ, वो मीता के घर जाके आई या जाना बाकी है? नहीं भाभी, बाकी है। अभी तो मैं शिल्पा भाभी के घर से आ रही हूँ। सुन, तुझे ना पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो शिल्पा के घर में काम करने बोला था। वो तेरा पार्ट टाइम है, ये फुल टाइम है। लेकिन तुझे मेरे घर के काम की और मीता के घर के काम की बिल्कुल चिंता नहीं है। बेटा की घाई घाई में काम करती है। नीतू, मैं जा रहा हूँ। आई, मैं जा रही हूँ। मंजू, चॉकलेट तेरे लिए, बाद में खा लेना, ठीक है? लेना, और आई को बोलना मत। बाय। अरे मंजू, तू आ गई? अच्छा। जी भाभी। और नाश्ता किया मंजू तूने? नहीं भाभी। भूखे पेट काम करेगी तो ताकत कहाँ से आएगी तुझे? चलो, मैंने पोहे बनाए, जल्दी जल्दी पोहे खा लो। अरे नहीं भाभी, रहने दीजिए, वैसे भी आज बहुत काम है। अरे खा लो। नहीं भाभी, मैं कह रही हूँ ना। चलो रख दो वो काम वहाँ पे। अरे नहीं भाभी, तू बैठ जा। भाभी झाड़ू फिर भाभी के नहीं, बाद में करते हैं ना काम। तू बैठ जा, बैठ जा। चल पोहे खा ले, ठीक है? मैं आती हूँ। मम्मा, मेरी प्रोजेक्ट फाइल नहीं मिल रही है। आपने देखी क्या?
दीदी एक मिनट, मैं ढूंढ देती हूँ। You eat, sweetheart. I'll find it. ये रही तुम्हारी प्रोजेक्ट फाइल। मैंने कल ही मंदिर में रखी थी, तुम्हें अच्छे मार्क्स आए ना इसीलिए। मम्मा आपका ही अंधविश्वास भी ना। आर्या, Yes. बेटा रेडी? Yes, yes. Come on, I will drop you to your college. Okay. Bye, मम्मा। बाय बेटा। Bye, bye, मंजू। तू चिकन क्यों ले रही है? वो मैं जब बना रही थी तो आपने इसे साइड में रखा था तो मुझे लगा मिले होगा। तू कोई महारानी है क्या कि तेरे लिए मैं अलग से निकाल के रखूंगी? ये हमारे कुत्ते के लिए। तेरा खाना इधर है, ये ले, गरम कर ले इसे। ये छोले तो मैंने पिछले हफ्ते बनाए थे ना, तो क्या हुआ? खाना फेंक दूं? खा ले चुपचाप। एक हफ्ते का पुराना खाना और तुमने खा लिया मंजू? तो क्या करती? भूख लगी थी तो खा लिया। ये लोग ना भाइयों के साथ ऐसे ही बर्ताव करते। नीता भाभी, देविका, आर्या, नवीन सर, ये सब बच्चे, लेकिन बाकी सब तो हैवान है, हैवान। मंजू क्या करे उधर? घर आके कुछ काम ही कर ले। क्या चक्कर क्या चल रहा है वो वॉचमैन देवेंद्र के साथ? सुन, अगर पेट से हो गई ना तो घर से बाहर फेंक दूंगी तुझे। नहीं भाभी, आप जैसा सोचो ऐसा कुछ नहीं है। अब मुंह बंद कर, जल्दी जाके सब्जियां लेके आ। देखो दत्तू, तुम मेरा रास्ता छोड़ दो, ठीक है? ए, ज्यादा नाटक मत कर। अभी थालियों में लेके जाऊंगा और अपनी मनमानी करूंगा, समझी क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तेरे को बकवास लगता है? हाँ, बकवास लगता है? तू ऐसे नहीं मानेगी। छोड़ दे। तो ठीक तो ना मंजू? मंजू, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। चल घर चल, चल चल चल। मंजू, मंजू ऐसे मत रो, हिम्मत से काम लो। अच्छा हुआ बाई चांस नवीन वहाँ पे पहुँच गए थे, वरना पता नहीं वो गुंडा उसके साथ क्या करता। इतनी सारी मेड्स है जो काम करने बाहर जाती है, उन्हें तो कोई नहीं छेड़ता। सारे आशिक इसके ही पीछे लगे पड़े। तूने उकसाया होगा ना उसे। यार बस करो ना। बस सारी गलती मेरी ही दिखती तुम्हें। मंजू एक काम कर, तू उठ, अंदर जाके आराम कर। हाँ आराम कर जाके, सारे काम मैं करने बैठी हूँ इधर। बेटा मेरी मजबूरी थी, नहीं तो तुझे काम पर कभी नहीं जाने देती। खुद मेहनत करके दोनों को पाल लेती, लेकिन किशोर को मेरी जरूरत है। और तेरे बाबा के बारे में तो जानती है ना, सारा पैसा दारू में उड़ा देते हैं। मुझे पूरा यकीन है एक दिन ये सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। तूने अभी बेडरूम साफ किया ना? हाँ दीदी, मैंने अच्छे से साफ किया है। हाँ, और कबर्ड भी। तेरी नजर थी ना पैसों पे, पूरे 5,000 रुपए गायब हुए। कहाँ पे गए पैसे? नहीं दीदी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। पैसे कहाँ पे? बता मुझे। मुझे नहीं दीदी पता। दीदी दीदी आराम से पहले आप शांत हो जाइए। मैं क्या कह रहा हूँ, आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मंजू ने ऐसा कुछ किया होगा। नहीं सत्यम, मुझे पूरा यकीन है कि ये इसी का किया धरा है। नहीं दीदी, मुझे सच में नहीं पता। नहीं पता? तुम्हारी पर्स कहाँ पे? एक मिनट भैया, मैंने सच में नहीं लिए पैसे। अभी पता चल दीदी, जाएगा। मैंने नहीं लिए। मैंने ये क्या? सत्यम, पुलिस को फोन लगाओ। दीदी दीदी दीदी, पुलिस नहीं, माफ कर दीजिए दीदी, मुझे पैसों की जरूरत, मैं चोर रही हूँ। ये सब नौटंकी ना मेरे सामने नहीं चलेगी, समझी? दीदी मैं क्या कह रहा हूँ, वैसे भी पहली बार गलती की है इसने, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे इस बार वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। लेकिन ये
और आखिरी वार्निंग है, आइंदा से ऐसे कुछ किया ना तो सीधा जेल भेज दूंगी। मंजू क्या कर रही है? चल चलते। अरे लेकिन कहाँ? अरे यार मम्मा पापा देविका के पेरेंट्स के साथ बाहर गए, हम भी कहीं चल के पार्टी करते हैं ना। लेकिन दीदी हम जा कहाँ रहे हैं बताइए तो। अरे तुम बैठो, हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। सिट। हाय कम। कैसी है? आई एम गुड। अरे इसी के लिए? हाँ यार चलो फिर मजा आने वाला है। चले मंजू, चलो। अरे हाँ से ना। ये हम कहाँ गए? एक सेकंड, गाड़ी साइड में लगा। चरक लेना। दीदी मंजू सुनो, तुम यहाँ पे वेट करो, हम लोग बाहर देख कर आते हैं। ठीक है? लेकिन हम लोग आ रहे हैं। अरे तू अब तक मीता के घर काम करने गई नहीं? मैं अब वहाँ काम नहीं करती भाभी, मैंने आप पास ही में दूसरा छुट्टा काम ले लिया है। हैं? ऐसा क्यों? वहाँ काम बहुत होता है ना भाभी, इसलिए। किसका पाप है तेरे पेट में? किसका पाप है? उस वॉचमैन का ना? बोलती क्यों नहीं? चिल्ला क्यों रही है? तू मंजू रो क्यों रही है? अपने कर्मों का भुगत रही है, पेट से महारानी। क्या? जो बता, बच्चे के बाप कौन है? बता। ना बताना ना बताए, वैसे भी हम कौन सा इस पाप को अपने घर पालेंगे। सामान बांध और निकल मेरे घर से। चल निकल भाभी। चेहरे की फोटो खींच के सारे महाराष्ट्र के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर, बॉडी आइडेंटिफाई हो गई है। मंजू काले नाम है, उम्र 17 साल। सर कुछ दिन पहले हिंजवड़ी पुलिस स्टेशन में उसने एक कंप्लेंट भी लिखवाई थी। सर मंजू घर में काम करने वाली बाई थी। सर उसने शिल्पा माथुर और उसके भाई सत्यम राठी के खिलाफ कंप्लेंट की थी कि वो उनको सैलरी नहीं दे रहे। और उनका क्या कहना है? सर शिल्पा का ये कहना है कि मंजू ने उनके घर पे चोरी की थी। मंजू को उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा भी था, इसलिए उसको बाद में नौकरी से निकाल दिया। ठीक है, ओके सर। सिर्फ की शिल्पा और उसके भाई को बुला लो। सर चोर थी वो। पहली बार मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, 5,000 रुपए निकले थे उसके पर्स से, लेकिन तब मैंने उसे वार्निंग देके छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से मैंने उसे 3,000 रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़ा। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि उसे नौकरी से निकालना होगा। उस पर तरस खा के मैंने काम पे रखा था। 1 नंबर की कामचोर थी वो, काम पे कम और घर के बाकी सामानों पे ज्यादा नजर थी उसकी। और तो और सर थोड़ी मूडी भी थी। इन लोगों को बस मुफ्त का पैसा चाहिए होता है। वैसे तो मंजू मेनली नवीन और बलराज के घर पे काम करती थी, पर उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसे पार्ट टाइम जॉब पे रख दिया था। पर मुझे क्या पता था कि वो हमारे घर पे ही चोरी करेगी। गणेश भाई सर, मंजू जहाँ जहाँ काम करती थी ना, वहाँ के एड्रेस जरा लिखवा दीजिए। ये भाई बहन की डिटेल्ड बैक स्टोरी निकालो। सर
मंजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मंजू की मौत 15 नवंबर की रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में हुई थी। और सर, मौत का कारण है पेट में मल्टीपल स्टैबिंग। सर, उसके बाद में उसके शरीर के टुकड़े किए गए, कुल्हाड़ी या किसी ऐसे चीज़ का इस्तेमाल किया गया है। और सर, मर्डर के समय वो 6 वीक प्रेग्नेंट थी। मंजू के माँ बाप को बुला के उसकी पहचान करवाओ, और ये जहाँ जहाँ वो काम करती थी उसे जाके मिलते हैं। ठीक है सर, हमें नहीं पता पिछले 1 महीने में उसके साथ क्या चल रहा था। हाँ सर, हमारे यहाँ पे उसने काम करना बंद कर दिया था। और वो नीतू, उसके पास तो वो काम करती थी। नीतू हमारे यहीं पे बगल में रहती है सर। हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं वो। तो उसने आपके घर से काम क्यों छोड़ दिया? पता नहीं सर, हम तो उसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते थे। इनफैक्ट मैंने उससे कारण भी पूछा, पर उसने कुछ भी नहीं बताया। आपको पता था मंजू प्रेग्नेंट थी? नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो तब पता चला जब नीतू ने उसको काम से निकाला। प्रेग्नेंट थी वो, और बता भी नहीं रही थी कि बच्चा किसका है। हमारे घर में जवान बेटी है, उस पर क्या असर पड़ता, इसलिए मुझे उसे काम से निकालना पड़ा। मंजू ने आपको बताया था वो कहाँ जा रही है? अपने गांव अंबेगांव जाने वाली थी वो, अब 1 हफ्ते पहले, है ना? हाँ। आपको पता मंजू का रिलेशन किसके साथ था? मेरा मतलब है उसके बच्चे का बाप कौन होगा? मुझे पक्का यकीन है वो हमारा वॉचमैन ही है। देवेंद्र नाम था उसका। घंटों बातें करते रहते थे वो। एक दिन तो मैंने देखा था मंजू के गले में हाथ डाल के खड़ा था वो। मंजू, अंदर आजा, क्या करे उधर? हमारा शक तो तब गहरा हुआ जब मंजू के जाने के अगले दिन ही देवेंद्र ने भी काम पे आना बंद कर दिया। उसने सोसाइटी के सेक्रेटरी को बताया कि उसे कहीं और जॉब मिल गई है। मंजू की किसी के साथ कोई दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ था? नहीं सर, उसकी तो किसी से भी कोई बातचीत नहीं थी। वो तो अपने आप में ही रहती थी। ये वॉचमैन का क्या नाम बताया आपने? देवेंद्र यादव। उसका नंबर दे दीजिए। सर, देवेंद्र यादव ने बताया कि वो सातारा में जॉब करता है। उसने कहा कि कल वो थाने आ जाएगा। और सर, ये शिल्पा के भाई सत्यम को जुए की लत है। इसने बहुत सारे लोगों से पैसे भी उधार ले रखे हैं। इतना ही नहीं, इसने बहुत सारे लोगों से मारपीट भी की है। मतलब हो सकता है कि पैसों का जोल सत्यम ने किया और इल्जाम मंजू पे डाल दिया। लेके आओ इस सत्यम को। तो तूने शिल्पा से पैसे नहीं चुराया? सर वो मैंने कहा ना सर, मैंने कोई पैसे नहीं लिए सर। चोरी तो मंजू ने की थी सर। तो फिर मटके वालों को 10,000 कहाँ से दिए? कहाँ से दिया 10,000? मैं दीदी के कबड़ से छोटी छोटी अमाउंट लिया करता था सर, ताकि दीदी कभी नोटिस ना कर पाए। एक दिन मंजू ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया सर। अगर दीदी को कुछ भी बताने की कोशिश भी की ना, तो जान से मार दूंगा। वो मटके वाले लोग मेरे पीछे पड़े थे सर, कि मुझे उनके पैसे देने थे। इसलिए सर एक दिन मैंने सीधे 5,000 रुपये निकाल लिए, और फिर दीदी को शक हो गया ना, इसलिए मैंने वो पैसे फिर से मंजू की पर्स में रख दिए। और फिर दीदी को मंजू की पर्स से वो पैसे मिल गए सर। फिर भी मैंने दीदी से कहा था सर, मंजू को एक और मौका देने के लिए। बोला बनता है। इसका डीएनए सैंपल लो, और शहर से बाहर जाना नहीं, अच्छे बच्चे की तरह घर में रहना। चल इसका सीडीआर और लोकेशन निकल लो। देखो 15 नवंबर की रात को। सर, मंजू के घर वाले आए, उन्होंने बॉडी आइडेंटिफाई कर ली। मंजू हमारी पहली और आखिरी उम्मीद थी साहब, तो वो भी चली गई। हमारी बच्ची कभी घर पहुंची ही नहीं। आपको पता है आपकी बेटी 6 वीक से प्रेग्नेंट थी? या उस बच्चे का बाप कौन था? क्योंकि नवीन और बलराज की फैमिली का कहना है कि मंजू को भी नहीं पता था कि उस बच्चे का बाप कौन था। झूठे है सबके सब। मंजू को मालूम था, तभी तो उसे सुनसान जगह ले जाकर तमंचा दिखाकर उसका बलात्कार करवाया गया। ये बच्ची की जिंदगी को बर्बाद कर दिया।
आपको यकीन है कि ऐसा ही हुआ था? कैसी बात कर रहे हैं साहब? और आप खुद भी सोचिए ना साहब, कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची के बारे में जानबूझकर ऐसी बात करेगा? हम दोनों वहाँ बात करने भी गए थे उनसे, जब मंजू ने हमें बताया। बहुत हो गया, झूठा इल्जाम मत लगाना हमारे ऊपर। और हमारी बच्ची झूठ क्यों बोलेगी? हम लोग का साथ देने के बजाय तुम लोग हमें झूठा बोलते हो। लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? रेप ऑन गन पॉइंट? मंजू झूठ मत बोल, टेल देम ट्रूथ। गलत चाहते ये दोनों ने मेरे साथ गलत काम किया है। अरे किया होगा तभी तो बोल रही है ना। उन दोनों लड़कियों ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया और उनके घर वालों ने मामले को रफा दफा करने के लिए मंजू को हर महीने 25,000 देने का वादा किया। आई बाबा, मुझे घर ले चलो ना, मुझे यहाँ काम नहीं करना है। हम जाके पुलिस कंप्लेन कर देते हैं ना। तूने सुना नहीं क्या कहा उन्होंने? 25,000 रुपए महीना। किशोर को ठीक करना है या नहीं? बेटा बाबा एकदम ठीक कह रहे हैं, मैं तुझे घर ले जाती, लेकिन अगर किशोर को ठीक करना है ना तो तुझे काम करना पड़ेगा। मजबूरी है हमारी। मान जा। वो आखिरी बार था जब मैंने अपनी बच्ची को गले से लगाया था, और दत्तू तो उसे पहले से ही परेशान कर रहा था। ये दत्तू कौन है? एक आवारा लड़का ऐसा है उसी एरिया का, जो जब भी घर से बाहर निकलती थी उसे छेड़ता था। एक बार तो नवीन साहब ने भी बचाया। तो आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? मंजू करना चाहती थी शायद, लेकिन बदनामी के डर से मैंने उसे रोक दिया कि कहीं काम न चला जाए। जब पता नहीं मंजू चली गई, अब हमारा क्या होगा? मेरे को तो डर है शायद कि मेरा किशोर भी मेरे को छोड़ के चला जाएगा। बिलीव मी सर, मंजू बहुत हार्ड वर्किंग थी। उसके लिए बुरा लगता था, इसलिए मैं और देविका उसे घुमाने लेके गए थे ताकि उसे अच्छा लगे। फैक्ट सर, वो तो हमारे साथ एंजॉय भी बहुत कर रही थी सर। उसके बाद देखा कि हम लोग रास्ता भटक गए, फिर हम किसी से रास्ता पूछने के लिए भी उतरे। सामने एक छोटा सा स्टॉल था, फिर खाने पीने के लिए हम लोग सामान लेकर आए। देखा मंजू बहुत रो रही है और उसने कहा कि उसके साथ किसी लड़के ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, और पता नहीं सर वो हमें ब्लेम करने लगी, और ये बोल के कि हमने गन पॉइंट पे रख के उसका रेप करवाया, जबकि सर उस वक्त हम वहाँ थे भी नहीं। एक्जैक्टली सर, और पूरे रास्ते हम उससे पूछते रहे कि कौन था, किसने किया, पर सर वो हमें ब्लेम किए जा रही थी। और तो और सर, घर जाने के बाद तो बहुत बड़ा बवाल हुआ। हमारे पेरेंट्स हमसे ही झगड़ने लगे और हम पे ब्लेम करने लगे। सर उस दिन बहुत गर्मा गर्म, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम मंजू की सैलरी डबल कर दें, ताकि हमारे परिवार और हमारी बच्चियों को कोई प्रॉब्लम हो। सर तब जाके उसके पेरेंट्स माने। सर उनका तो पूरा प्लान था हमसे पैसे ऐंठने का। वो उनका बेटा पता नहीं बीमार है भी या नहीं, पूरा खानदान झूठा है सर। सर आपको क्या लगता है, क्या सच है? देखो, इस वक्त कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये बता पाना मुश्किल है। इस सारे परिवारों की छोटी से छोटी डिटेल निकल। ये ठाकुर और विर्क फैमिली के बारे में कुछ बता सकती हो? हाँ मैडम, ये हर फंक्शन में तो ये लोग सबसे अच्छे से बात करते हैं, लेकिन नीतू और मीता बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। जैसे उनके पति की आपस में दोनों की दोस्ती है, और हाँ वो दोनों आपस में बिजनेस पार्टनर भी हैं मैडम। मीता थोड़ा सा खराब बोलती है लेकिन सबसे सही रहती है, लेकिन वो जो नीतू है ना, वो ना थोड़ी नकचड़ी है मैडम। पता नहीं कहाँ की महारानी समझती है अपने आप को। नवीन तो एकदम अच्छा आदमी है सर, क्या कम बोलता है लेकिन एकदम फ्रैंक और ओपन माइंडेड है सर। और वो बलराज, वो तो एकदम का लिच्चर है सर। एक बार तो मैंने उसे अपने बेटे को तारते हुए देखा था, तब से मैंने अपने बेटे को मना कर रखा है उसके हमने सब बात न करें। मैम, मैं बस हाय हेलो करती हूँ आर्या और देविका से, उससे ज़्यादा मेरी कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन वो दोनों हमेशा साथ रहती है। और मैंने सुना है कि वो दोनों साथ में पार्टी करती है और ड्रग्स भी लेती है। आ गए आप लोग। किशोर को मैंने खाना खिलाने की बहुत कोशिश की, जरा सा ही खाया उसने, आप खिला देना। ठीक है। आई बाबा, अब ताई वापस कभी नहीं आएगी ना? आई तुम रो क्यों रहे हो? ताई नहीं आएगी? ताई मेरी याद आ रही है,
I miss you, Dai. हो सकता है ये दोनों फैमिली झूठ बोल रहे हैं। इनको पता है कि मंजू का रेप किसने किया, या फिर ये दोनों लड़कियां झूठ बोल रही हैं और इनका परिवार इनकी मासूमियत पे भरोसा कर रहा है। सर ऐसा भी हो सकता है कि सावित्री और गंगू झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है कि इन लोगों ने ब्लैकमेल करके अच्छा पैसा बनाने की सोची, या फिर मंजू उतनी सीधी थी ही नहीं, इसलिए ये दत्तू टाइप के लड़के उसके पीछे पड़े रहते। बहुत कंफ्यूजिंग है सर। दत्तू मिला क्या? सर अभी तक नहीं। वो और उसकी बहन योगिता दोनों अंडरग्राउंड है। सर पता चला है कि योगिता से पहले वो विर्क और ठाकुर फैमिली में काम करती थी, लेकिन सर बीमारी के कारण वो काफ़ी छुट्टियां ले रही थी, इसलिए उन्होंने योगिता को हटा के मंजू को परमानेंट काम पे रख लिया था। मतलब योगिता के पास भी मंजू से बदला लेने का मोटिव था। ये भाई बहन को जल्द से जल्द ढूंढो। सर, वॉचमैन यादव आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं था साहब, आप भी उन लोगों की तरह गलत समझ रहे हो सर। वो मेरी बहन जैसी थी। बहन, मुंह बोली बहन, ये सब बहाने बहुत फालतू लगते हैं। बात समझ में आ रही है? सर कसम खा के कहता हूँ साहब, उसको मैं बहन मानता था। उसके जाते ही तूने जॉब क्यों छोड़ी? सातारा में अच्छी जॉब मिल गई थी और पेमेंट भी अच्छी थी, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी। और साहब ये तो इत्तेफाक था कि मंजू ने और मैंने साथ में जॉब छोड़ी। साहब जाते वक्त मंजू ने मुझे बाय भी नहीं किया। मंजू का मर्डर हो गया है और तुझे बाई की पड़ी है, हाँ? नीतू विर्क ने बताया कि मंजू की प्रेगनेंसी का जिम्मेदार तू है। क्या अब ये मत बोलना कि तुझे पता नहीं था मंजू प्रेग्नेंट थी। नहीं साहब, मुझे पता था। नीतू मैम ने मुझसे बात की थी जब उनको पता चला कि मंजू प्रेग्नेंट थी। सच बता यादव, तूने ही मंजू को प्रेग्नेंट किया है ना? नहीं मैम साहब, वो मेरी बहन जैसी है, पर मुझे पता है वो किसकी वजह से प्रेग्नेंट है। किसकी वजह से? नवीन साहब। मैडम 1 महीने पहले नवीन साहब ने उसके साथ रेप किया था और इसी वजह से मंजू ने उनके घर का काम छोड़ दिया था। ये बात मुझे खुद मंजू ने बताई थी। भाई यादव, मानना पड़ेगा, कहानियां बहुत अच्छी सुनाता है, लेकिन पुलिस के आगे कहानी सुनाने पे तालियां नहीं तमाचे मिलते हैं। कसम खा के कहता हूँ साहब, मुझे ये बात मंजू ने बताई थी। मुझे मंजू पे पूरा भरोसा था। वो बहुत खुददार और प्यारी लड़की थी साहब। वो अपने परिवार के लिए दिन रात काम करती थी। उसको अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए थी साहब, उसके खुशी को मत छोड़ना। याचा DNA सॅम्पल घेऊन मग याला पाठवा जा। तो यादव सच बोल रहा है ना, या झूठ? देवेंद्र ने मुझे बताया था कि नवीन ने मंजू का रेप किया था। मैंने ये बात मीता को भी बताई थी और बाद में मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कंफर्म किया था। मतलब तुम भी ये बात पहले से जानते थे? जी सर, नवीन ने 1 महीने पहले ही मुझे बताया था। जिस रात मंजू ने लड़कियों पे इल्ज़ाम लगाया कि गन पॉइंट पे उसका रेप करवाया गया। क्या तूने मंजू का रेप किया? हाँ यार, कल रात को मैं लेट घर पहुंचा था और मैंने थोड़ी सी ड्रिंक भी कर रखी थी। मंजू ने जब मुझे बताया कि किसी ने गन पॉइंट पे उसका रेप किया तो यार मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और सच बताऊं तो मुझे उसके ऊपर गुस्सा भी था यार। उसने बेवजह हमारी बच्चियों को इसमें घसीटा है। मैं तो सिर्फ कंसोल करने की कोशिश कर रहा था यार, बस। बैठ, रो मत, मैं हूं ना। सर ये क्या कर रहे हैं आप? क्या? प्लीज सर, प्लीज प्लीज मत करिए मुझे। चिल्लाई तो नौकरी से निकाल दूंगा। सर प्लीज सर छोड़िए। पता है, किसी के चेहरे पे तो जाना ही नहीं चाहिए। किसे पता था कि नवीन एक रेपिस्ट होगा? सर, दत्तू और उसकी बहन योगिता मिल गए हैं। गांव में छुपे हुए थे, कांस्टेबल जादव लेकर आ रहे हैं। सर, सत्यम राठी के इस लोकेशन हिसाब से 15 नवंबर की रात को वो अपने घर पे ही था और सर उसके DNA भी फीटस से मैच नहीं हुए हैं। ये यादव की DNA रिपोर्ट आई?
सर वो अभी तक आए नहीं है और नवीन की डीएनए रिपोर्ट भी पेंडिंग है। फीटस का डीएनए से मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है नवीन से। हमें पता चला कि तुझे मंजू से प्रॉब्लम थी क्योंकि तेरे सारे काम वो ले रही थी और इसीलिए तूने उसका मर्डर कर दिया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और तू हीरो, तूने मंजू का रेप किया ना? अपनी दीदी का रास्ता साफ करने के लिए उसका मर्डर कर दिया, बोल वरना। नहीं साहब, वो सब तो मैं ड्रामा कर रहा था उसको डराने के लिए। रेप किया, मैं तो उसको जिंदा जलाने के लिए बोलता था। तू मुझे जलाना चाहता है ना, मेरा रेप करना चाहता है ना, तो ठीक है, एक काम कर, तू ना मुझे मार ही दे, पर तू मुझसे एक वादा कर कि मेरे मरने के बाद तू मेरे भाई का, उसके इलाज का और मेरे आई बाबा के 2 वक्त के रोटी का इंतजाम करेगा। क्योंकि अगर मैं नहीं रही ना तो मेरे पीछे उनके देखभाल के लिए कोई नहीं है। बोल, करेगा तू ये सब? हाँ, मुझे मंजू से प्यार हो गया था। मैं 1-2 बार उसको मिलने के लिए गया था। मैं तुझे बहुत चाहता हूँ। शादी बनाएगी तू मेरे साथ? तुम मेरे बारे में कुछ जानते नहीं हो तो फिर नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है। बहुत गलत हुआ है मेरे साथ। मुझे जानना भी नहीं है। वो जो उस दिन कार में जो हुआ था उसे भूल जा। क्या? तुम्हें कैसे पता कि उस दिन मेरे साथ? हाँ, ये जो मंजू ने इल्जाम लगाया था कि गन पॉइंट पे किसी ने उसका रेप किया, ये बात सच है? हाँ साहब, जिसने उसका रेप किया था वो ड्रग बेचता है। अच्छे से जानता है अपन उसको, दोस्त है मेरा। मैंने एक बार उसको मंजू के बारे में मेरे मन की फीलिंग्स को बताया था और उसको मैंने मंजू का फोटो भी दिखाया था। तब वो थोड़ा अलग ही बिहेव करने लगा। वो मेरे को बोला कि मैं मंजू के बारे में एक बार सोच लूँ, क्योंकि उसको गन पॉइंट पे मंजू के साथ रेप करने के लिए फोर्स किया गया था। साहब, ये सुनकर मैं तो सदमे में चला गया। मैंने उसको पूछा पर उसने नहीं बताया कि किसने उसको फोर्स किया। बोला कि वो कस्टमर था। कहाँ मिलेगा ये गोपी? ताली को देना, ठीक है? चला, और माल किधर गया? अरे गोपी, चल तेरे से कुछ बात करने का है। कौन है रे तू और क्या बात करना है तेरे को? वो गन पॉइंट वाला मर्डर केस है ना, उसके बारे में। साहब, आर्या और देविका सिर्फ लेस्बियन नहीं बल्कि एक नंबर की नशेड़ी भी थी। बहुत एडजस्ट किया उन दोनों के वास्ते। अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया था। मैंने बोला पहले का अमाउंट क्लियर करो फिर माल मिलेगा। फिर साहब वो लोग ने 1 महीने पहले एक सुनसान जगह पे बुलाए थे साहब। कहाँ है मेरे पैसे? गाड़ी में। अबे ये क्या है? कहाँ है मेरे पैसे? अबे यही है तेरा पेमेंट, चल भरपूर ले। क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? अबे चल मजे कर। नहीं प्लीज दीदी, दीदी जाने दो, प्लीज जाने दो। फिर साहब वो दोनों मिलकर मुझे ब्लैकमेल करना चालू कर दिए। बोली कि अगर फ्री में ड्रग नहीं देगा तो तेरी ये वीडियो वायरल कर देंगे। मैं क्या करता साहब? ये वीडियो देख लीजिए साहब, उन दोनों ने मुझे भेजा था। इसका डीएनए सैंपल लो। मैं आठे हुए सर मेरे को क्यों सर? सर प्लीज सर। तो ये वीडियो सच है? तुम दोनों ने मिलके गोपी को फोर्स किया कि वो मंजू का रेप करे? जी मैम, हम ये वीडियो दिखा के फ्री पे ड्रग्स लेंगे। और वो गन कहाँ से आई? सर वो गन नकली थी। हाँ सर, ये देखिए, हमने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। ये देखिए, गन नकली थी सर। और इसके बारे में क्या कहना है? सर, बच्चे क्या कर रहे हैं? कभी जानने की कोशिश की आपने? सारे माँ बाप को लगता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, लेकिन बच्चों की हरकतों पर नजर रखने की जिम्मेदारी भी माँ बाप की होती है। क्यों चला दो गिन्ना? चलो।
क्या कर रही है? किशोर की दवाई के पैसे। तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं मतलब? क्या बोलने की कोशिश क्या कर रहे हो? अरे जाऊंगा मैं। अरे हाँ, तुम्हारी वजह से मेरी ताई चली गई। तुमने मेरी ताई को मार डाला। मास्क लगा बेटा, मास्क लगा, मास्क लगा। ऐसे नहीं बोलते बेटा, मास्क लगा, मास्क लगा, मास्क लगा, मास्क लगा। सर अभी तक जितने भी डीएनए सैंपल लिए किसी के भी सैंपल फीटस से मैच नहीं हो रहे। यादव, गोपी, दत्तू, यहाँ तक कि नवीन के भी सैंपल मैच नहीं हुए। तो बच्चा किसका था और मंजू को किसने और क्यों मारा? जिस तरह से आर्या और देविका का सैडिस्टिक नेचर है, ये दोनों भी मंजू को मार सकते हैं। लेकिन पड़ोसियों के मुताबिक जिस रात ये मर्डर हुआ, ये लोग देर रात तक पार्टी कर रहे थे। चल के हो सकता है कि कोई ऐसा है जिस पे अभी तक हमारा शक नहीं गया या जो हमारे सामने ही नहीं आया। यादव का वीडियो कॉल आ रहा है। उठाओ। हाँ यादव। सर काम से छुट्टी नहीं मिली सर, इसलिए मैं पुणे नहीं आ पाया। पर मुझे कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ बतानी थी सर, जो मुझे मंजू ने बताई थी। वो कार में जो रेप हुआ था ना, उसके पहले वो कुछ दिन के लिए अपने गांव गई थी और वापस आने के बाद वो अपनी माँ से बात कर रही थी। तब मैंने सुना था। आई, तू आत्महत्या करने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? अच्छा हुआ बाबा वहाँ समय पर आ गए और तुझे वो पेस्टिसाइड पीने से रोक लिया। तुझे पता भी है तेरे बाद किशोर का क्या होगा, कौन देखभाल करेगा उसकी? तू दोबारा ऐसा कदम नहीं उठाएगी। चल फोन ठेवते। मंजू क्या हुआ? तेरी आई अपनी जान क्यों लेना चाहती है? क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है, उन्हें ऐसा लगता है कि उन सबकी जिम्मेदार वो है। क्या हुआ है तेरे साथ? मंजू अब घर चलेगी महारानी। तुम्हें अंदाजा है सावित्री ने अपने आप को खत्म करने की कोशिश क्यों की? नहीं सर, इस बारे में हमारे बीच में कोई बात नहीं हुई सर, और मैं भूल भी गया था सर। ठीक है, थैंक्स यादव। यस सर। अंबेगांव चलने की तैयारी करो सिर के। चल। कंकु मेरा दूसरा पति है सर। 12 साल पहले नदी में डूबने की वजह से मंजू के बाबा की मौत हो गई थी। मंजू 5 साल की थी। 1 साल बाद मैंने कंगू से दूसरी शादी की, क्योंकि वो मंजू को अपनाने के लिए तैयार था। लेकिन 1 नंबर का बेवड़ा निकला कमीना। दारू और सेक्स के अलावा उसे और कुछ सोचता ही नहीं। किशोर के बाद ऑपरेशन करा लिया क्योंकि मुझे दूसरा बच्चा नहीं चाहिए था। 1 महीने पहले मंजू हमसे मिलने आई थी। मैं बाजार गई थी कुछ सामान लेने। जब लौटी तो देखा मंजू! 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 मैं उसे संभाल नहीं पाई और अगले दिन वो काम पे चली गई। अब पति के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट तो नहीं कर सकती थी ना। फिर मुझे लगा कि मैंने अपनी बच्ची को धोखा दिया, इसलिए मैं जीना नहीं चाहती थी। लेकिन गंगू ने मुझे बचा लिया। सर जैसा कि सावित्री ने बताया था, गंगू ने ही मंजू का रेप किया है। सर फीटस डीएनए के लिए भेज दिया है। सर 15 नवंबर का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। तालाब पे जाने वाले रोड का सीसीटीवी फुटेज। सर 15 तारीख की शाम को 5 बजे के आसपास नवीन की गाड़ी यहाँ से गुजरी है। लेकिन नवीन ने तो कहा था कि उसकी गाड़ी बलराज लेके गया था खंडाला बिजनेस मीटिंग के लिए और रात को लौटा था। नहीं सर, वो झूठ बोल रहा है। ये देखिए दूसरे कैमरे के सीसीटीवी फुटेज। लेके आओ दोनों को। हाँ सर, मैंने ही शंकर को सुपारी दी थी मंजू को मारने की। नीता भाभी, मुझे अंबेगांव तक छोड़ने के लिए थैंक यू। हाँ, इट्स ओके मंजू, और अपने पैसे के लिए चिंता मत करना। मैंने नीतू से बात की है, वो तुम्हें पैसे दे देगी। ये हम कहाँ जा रहे हैं? कि मेरे गांव का रास्ता तो नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हो गया? गाड़ी क्यों रोक दी?
सर मुझे डर लग रहा था कि उसकी प्रेगनेंसी की बात कहीं बाहर ना आ जाए। शर्म नहीं आई? एक महिला होके तुमने अपने पति के घिनौने काम को छुपाने की कोशिश, यहाँ तक कि मंजू का खून कर दिया। और वैसे तुम्हें बता दूं, मंजू के पेट में जो बच्चा था नवीन का नहीं था। लेके जाओ इनको। चलो मैडम चलो। थैंक यू। जब भी पुणे आओगे मिलना जरूर। ख्याल रखना। सर गंगू का डीएनए फीटस से मैच हो गया है, जैसा कि देवेंद्र को प्रॉमिस किया था। मंजू को इंसाफ दिला दिया सर। सर वो किशोर काले, मंजू का भाई, उसकी डेथ हो गई। सर जब से हम अम्बे गाँव से वापस आए तब से उसने ऑक्सीजन सप्लाई और दवाई लेने से मना कर दिया था। संभालो अपने आप को। सर अगर ये सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग मंजू को जिंदा रहने देते तो कम से कम किशोर तो जिंदा होता। फिर कि हमारी सर्विस में इमोशन का कोई काम नहीं। वैसे तो तुम काम ही नहीं कर पाएंगे। अब यही प्रार्थना करो कि वो दोनों भाई बहन जहाँ कहीं भी हों खुश हों। साइंस की कॉमर्स? आर्ट्स। आर्ट्स? तुम ना बिल्कुल मेरी तरह हो, मैंने भी आर्ट्स ही लिया था पता है। तो फिर तो आप मुझे ट्यूशंस भी दे सकती है ना? चलो ये ट्यूशन व्यूशन की बातें कल कर लेना, अब सोने का समय हो गया है। चलो ठीक है माँ, अब आप और मासी ऊपर सो जाइए, मैं पापा का बिस्तर यहाँ लगा दूंगा। अब नहीं बेटा, वो क्या है ना कि तू रात भर पढ़ाई करेगा तो तेरे पापा को डिस्टर्ब होगा ना। हाँ तो हम तीनों एक ही कमरे में सो जाते हैं ना। मैं और तेरी मासी बेड पर सो जाएंगे और तेरे पापा नीचे चटाई बिछा के सोएंगे। जी क्यों, ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब तो पढ़ाई कर। चलो तुम नीचे अपने बेटे के साथ नहीं सो सकती थी क्या? कबाब में हड्डी बनना जरूरी है? मैं कोई कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी, मैं यहाँ नीचे चटाई बिछा के सो जाऊंगी ना। फिक्र मत कर। नीलिमा तुम्हें नीचे चटाई चुभेगी, रुको मैं चादर ला दूं। ये बिछा लो। लाओ मैं कर लूंगी। लो उधर जाओ। वाह प्रमोद, तुम तो बड़े केयरिंग हो, लेकिन अब तुम्हारी देखभाल की जरूरत मुझे है। ये क्या बोल रहे साहब? वही बोल रहे हैं जो हमने देखा, जो हमारे सामने आया। हमें जब आपके पति गजेंद्र की लाश मिली उस वक्त वो औरत के भेष में थे। अब इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। आपको कुछ अंदाजा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा साहब, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो बहुत परेशान रहते थे। अजीब अजीब सपने आते थे उनको। सपने? कैसे सपने? उन्होंने कभी बताया नहीं, बस यही बोलते थे कि बुरे सपने बता दो तो सच हो जाते। और वो ये सपने कब से देख रहे थे? पिछले 3 महीनों से साहब, जब से उनकी बहन पूजा उन्हें छोड़कर चली गई। बहन क्यों छोड़ के गई? उसका एक लड़के के साथ चक्कर था साहब। गजेंद्र जी को ये सब पसंद नहीं था।
हमने कहा था ना तुझे उस लड़के से दूर रहने के लिए। ठीक नहीं है वो लड़का। अच्छे बुरे की पहचान है मुझे, और प्लीज अब आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत क्या कीजिए। क्यों ना करें? देख पूजा, अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे तुझे हम। आइंदा अगर उस लड़के से मिली ना तो देख लेना तू। शादी करने वाली हूँ मैं भैया उससे, आप तो करवाएंगे नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। वो तो पूजा को समझाना चाहते थे, लेकिन पूजा 3 महीने पहले हमारी सारी जमा पूंजी, गहने सब चोरी करके भाग गई उस लड़के के साथ। वो लड़का कौन था जिसके साथ वो भागी? उस लड़के को मैं नहीं जानती साहब, लेकिन मुझे शक है पूजा ने ही मारा है गजेंद्र जी को, ताकि उनके घर पे भी अपना हक जमा सके। आप पता कीजिए उसका साहब। वो तो हम पता करेंगे, हमारा काम है। आपने गजेंद्र जी को आखिरी बार कब देखा था? कल सुबह ऑफिस के लिए निकले थे। कहाँ काम करते थे? विंश्योर कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव थे। सर, गजेंद्र की बीवी ने गजेंद्र की बहन पर शक जताया, लेकिन गजेंद्र की लाश औरत के भेष में मिलने की कहानी को समझ में नहीं आ रही। गजेंद्र की बीवी ने बताया कि उस दिन ये ऑफिस गया और रात को घर पर नहीं आया। हो सकता है ऑफिस में कुछ हुआ हो, किसी ने ह्यूमिलेट किया। ऑफिस में पता कर। और गजेंद्र की बहन पूजा, उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलो, शायद उससे कुछ पता चले कि गजेंद्र की बहन पूजा इस वक्त कहाँ हो सकती है। ओके सर। माँ, माँ, आप वो सीमा मौसी को कहीं और किराए पे लेके रहने को कहिए ना, उनके रंग ढंग अच्छे नहीं लग रहे। ये कैसी बातें कर रहा है तू? क्या बात है? आप जब कल घर पे नहीं थी ना, तो आपको पता है क्या हो रहा था? क्या हुआ? अरे हर्षु, तू ये सब क्या सोच रहा है बेटा? हाँ, अरे जीजा साली है, जीजा साली में ऐसी मस्ती होती रहती है। और तू क्या कर रहा है? पढ़ाई छोड़ के इन सब में ध्यान दे रहा है। सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, समझा मेरी बात? हमें इस गजेंद्र के बारे में बात करनी, जो आपके यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करता था। नहीं सर, ये हमारे यहाँ प्यून था। क्या? यस सर, गजेंद्र यहाँ प्यून था। 1 महीने पहले वो यहाँ सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब की इंटरव्यू के लिए आया था, लेकिन तब तक वो जॉब हम किसी और को दे चुके थे। सर देखिए, मैंने आपसे कहा ना। नहीं सर, ये जॉब नहीं, वो आपने बाहर लगाया ना प्यून वाला जॉब, सर वही दे दीजिए सर। काम की बहुत जरूरत है सर। सर वो ग्रेजुएट था, फिर भी वो प्यून की नौकरी करने के लिए तैयार था। उसकी मजबूरी देखकर मुझे उस पर तरस आ गया और 1 महीने पहले ही मैंने उसको प्यून की नौकरी दे दी। परसों वो जॉब पर आया? हाँ सर, आया था, लेकिन वो हाफ डे लेकर चला गया था। हाफ डे क्यों चाहिए था? उसने कुछ बताया? क्या काम है, कहाँ जाना है? बताया तो नहीं था, लेकिन आए दिन वो हाफ डे की छुट्टी मांग लेता था। सर प्लीज, बहुत जरूरी काम है। तुम्हें आए दिन जरूरी काम होता है? आज आखिरी बार जाने दे रहा हूँ, दोबारा हाफ डे मांगा ना तो घर पर ही रहना, वापस काम पर मत आना। उसी रात हमें गजेंद्र की लाश मिली, और जब हमें उसकी लाश मिली वो औरत के भेष में था। औरत के भेष में? जी। गजेंद्र की आपके ऑफिस में किसी से कोई झगड़ा, कोई लड़ाई? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं था, लेकिन वो आदमी बहुत जुगाड़ू था। मतलब कहने के लिए तो वो प्यून था, लेकिन वो ऊपर से भी पैसे कमाता था। कैसे? वो यहाँ काम कम और फेस रीडिंग ज़्यादा करता था। आसपास के ऑफिस वाले भी अपना चेहरा लेकर उसके सामने खड़े हो जाते थे। वो फेस रीड करके उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताता था और उसके बदले में दक्षिणा लेता था। क्या पता सर, ऐसे ही क्लाइंट्स उसके बाहर भी हो और वो हाफ डे लेकर उन्हीं से मिलने जाता होगा। गजेंद्र ने जिस डेट को हाफ डे लिया था, मुझे इनकी डिटेल चाहिए। ओके सर। अरे तकलीफ हो रही है यार। अरे मजाक कर रही है यार। अरे तकलीफ हो रही है यार। क्यों? तुम्हें तुम्हारी बीवी के सामने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करना अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बोलो बोलो ना।
अभी ये सब कैसे हो गया भैया के साथ? तू क्या कर रही है यहाँ? चल बाहर निकल, तू बाहर निकल। अभी आप ये क्या कर रही है? अपने भाई को मार डाला, अब ये नौटंकी करने आ गई। अब क्या मुझे और इंदु को भी मारना चाहती है तू? अभी आप गलत समझ रही हैं। मुझे भैया के बारे में पता चला, आपसे मिलने आ गई। मैं गलत समझ रही हूँ? रुक जा, बताती हूँ तुझे। अभी क्या कर रही है आप? ये मेरे पति के हत्यारा। बुला पुलिस को, बुला पुलिस को। चलो यहाँ से। सर मैंने गजेंद्र की बहन पूजा के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर 3 महीने पहले जब पूजा का फोन बंद हुआ तो पूजा के फोन से एक दीपक नाम के लड़के को बार बार कॉल हो रहे थे। सर ये है वो दीपक। हो सकता है लड़का दीपक वही हो जिसके साथ गजेंद्र की बहन पूजा ने भागकर शादी की थी। लेकिन सर गजेंद्र के कॉल रिकॉर्ड में दीपक के ही नाम से रजिस्टर्ड एक और नंबर मिला है जिससे गजेंद्र को पिछले 3 महीने से लगातार कॉल हो रहे थे। और मैंने चेक किया कि गजेंद्र का फोन ऑफिस के बाद अक्सर निगमपुर में एक्टिव रहता था और जिन दिनों गजेंद्र ने ऑफिस से हाफ डे लिया काफी झगड़ा हुआ। भाभी बात समझने की कोशिश करो, हमने कुछ नहीं किया। हमारी गलती नहीं, इसने मेरे पति को मारा है। ले जाइए इन्हें। सर हम लोगों ने हमने कुछ नहीं सर हमारी बात तो सुनिए। ये ऐसा झूठ बोल रहे थे, इन्होंने मारा था। सर जैसे ही हमें भैया की हत्या की खबर मिली हम भाभी से अपना दुख बांटने चले गए, लेकिन उन्होंने सर भाभी हम पे झूठा आरोप लगा रही हैं। हम भला अपने भाई को कैसे मार सकते हैं? हमारी भाभी का तो ये भी कहना है कि पिछले 3 महीने से तुमने अपने भाई की कोई खबर नहीं ली। लेती भी कैसे? अपने भाई के घर से पैसे और गहने लेकर जो भागी थी। नहीं सर, हम मानते हैं कि हमने गजेंद्र भैया के खिलाफ जाकर दीपक से शादी की थी, लेकिन कोई चोरी करके नहीं भागे थे हम। लेकिन अपने भाई से हिस्सा तो मांग रही थी। हाँ सर, मैंने भैया से हिस्सा मांगा था, लेकिन उस दिन भाभी ने हमसे बहुत झगड़ा किया। मुझे नहीं लगता कि अब हम एक छत के नीचे रह सकते हैं। बस मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। क्या हिस्सा चाहिए तुझे? और इतने सालों से मुफ्त का बैठकर खा रही है वो? कोई हिस्सा वैसा नहीं मिलेगा। कोई नहीं, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं ना पूजा से। और फिर भैया और मैंने प्यार से समझौता कर लिया। सर भैया ने खुद मुझे कुछ पैसे और गहने दिए थे और उन्होंने बोला कि जब घर बिकेगा तो वो बाकी का हिस्सा भी दे देंगे। लेकिन सर उन बातों का गजेंद्र भैया की हत्या से कोई लेना देना नहीं है। तो किन बातों का लेना देना? और तुम दीपक, पिछले 3 महीने से तुम लगातार गजेंद्र को फोन कर रहे थे। सर मैं गजेंद्र भैया को फोन नहीं करता था। जब हमें तुम्हारे भाई गजेंद्र की लाश मिली उस वक्त वो औरत के भेष में था। ये औरत की भेष का चक्कर क्या है? सर कोई आइडिया नहीं है। सर प्लीज हमने कुछ नहीं किया, प्लीज हमें जाने दीजिए। आप उनकी बातों का भरोसा मत कीजिए साहब। जरूर उन दोनों ने मिलकर गजेंद्र जी को मारा है। उनको हम देख लेंगे, लेकिन आप बोल रही थी कि गजेंद्र अपने ऑफिस में सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, लेकिन वो तो वहां पर प्यून का काम करते थे। प्यून? नहीं साहब, ये कैसे हो सकता है? भला कोई बीए पास आदमी प्यून का काम करेगा? लेकिन हमने कंफर्म किया है गजेंद्र अपने ऑफिस में प्यून ही थे और उनके ऑफिस से ये भी पता चला है कि वो वहां लोगों की फेस रीडिंग करके उनसे दक्षिणा मांगते थे। क्या वो भूत भविष्य बताने का भी काम करते थे? साहब अगर वो किसी का भूत भविष्य जानते तो क्या अपने दिन में ही सुधार लेते? अच्छा, गजेंद्र अपने ऑफिस से आए दिन हाफ डे की छुट्टी लेते थे और उनका फोन अक्सर निगमपुर में एक्टिव रहता था। निगमपुर में कहाँ जाते होंगे वो? निगमपुर? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता साहब। और आधे दिन की छुट्टी लेकर तो वो कभी घर नहीं आए, उल्टा ओवर टाइम करते थे। रोजाना घर लेट आते थे। उनके ऑफिस वाले झूठ बोल रहे साहब। लेकिन मैं दावे के साथ कह रही हूँ उनकी हत्या पूजा ने ही की है और उनका औरत के भेष में मिलना ये भी उसी का कोई षड्यंत्र है। ये सब क्या चल रहा है माँ? वो औरत पापा के साथ आपके सामने। माँ ये सब क्या चल रहा है? माँ आप कुछ बोलती क्यों नहीं है माँ? वो औरत हमें ब्लैकमेल कर रही है। ब्लैकमेल? किस बारे में ब्लैकमेल कर रही है माँ? कुछ मत पूछ बेटा, जैसा चल रहा है ना वैसा चल रहे थे। समझ ले तेरे माँ बाप मजबूर है। क्या हो रहा है? हाँ? ज्यादा गर्मी आ रही है? हाँ? I'm sorry.
पता करो कि गजेंद्र निगमपुर में कहाँ जाता था। गजेंद्र से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात पता करो। हमारे लिए जाना जरूरी है कि जिस दिन गजेंद्र का कत्ल हुआ उस दिन गजेंद्र औरत के भेष में क्यों था। सर क्या हुआ पूजा? अरे पूजा, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। पूजा क्या हुआ, इतनी चुपचाप क्यों हो तुम? और क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, तुम्हारी भाभी की वजह से पुलिस तुम्हारे साथ साथ मुझ पे भी शक कर रही है और तुम हो कि भाभी का तो काम है ना शक करना, लेकिन तुम? मेरा क्या? कुछ क्या? क्या? हेलो, मोहिनी जी कैसी हैं आप? कौन बोल रहे? मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके पति गजेंद्र को किसने मारा। कौन बोल रहे हो तुम? अरे ये जान के क्या करेंगी, लेकिन आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपके पति गजेंद्र को उसकी बहन पूजा ने मारा। दरअसल उसे किसी और ने मारा। किसने? ये जानने के लिए तो आपको मुझे 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। गजेंद्र के कातिल का पता बताने के लिए किसी ने आपसे 3 लाख रुपए मांगे? हाँ साहब, मुझे तो लगता है ये पूजा की कोई चाल है। लेकिन जिसने आपको कॉल किया वो कौन हो सकता है? पता नहीं साहब। जिस नंबर से आपको कॉल आया था वो नंबर दीजिए। हाँ वर्मा। सर, गणेश नगर में जहाँ पूजा का फोन बंद हुआ था वहाँ एक लड़की की लाश मिलने की खबर मिली। जय हिंद सर। सर, लाश के पास से ये पूजा शर्मा नाम की आईडी मिली। बॉडी का चेहरा बिगाड़ा गया। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लाश पूजा की ना हो, किसी और लड़की की हो? मतलब दीपक और पूजा ने किसी और लड़की को मारकर यहाँ गिरा दिया और फिर पूजा की आईडी इस लाश के पास छोड़ दी। राइट सर। और मोहिनी को फोन करवाना भी उनकी कोई नई चाल हो सकती है। सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और सर पूजा के साथ इतना कुछ हो गया और आप मुझ पे शक कर रहे हैं। अगर वो लाश वाकई पूजा की है तो ये बता कि पूजा को मारने के बाद उसका चेहरा क्यों बिगड़ा? सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नामा बंद कर। तूने नहीं किया तो किसने किया? कहीं ऐसा तो नहीं तूने और पूजा ने मिलकर किसी और लड़के को मार दिया? सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो किसने किया? पूजा ने किया? बोल। सर, 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 मैं आपको सब कुछ सच सच बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा सर। बोल। सर, ये सच है कि पूजा ने मेरे साथ भाग के शादी की थी और वो पैसे और गहने लेकर आई थी और वो सब कुछ घर से चोरी करके लाई थी। आप पूजा, ये इतने सारे पैसे और गहने कहाँ से लाई तुम? ये गहने मेरे भाभी के हैं और ये पैसे मेरे भैया के। उन्होंने तो मुझे मेरा हिस्सा देने से साफ मना कर दिया था ना, तो बस मैं चोरी करके ले आई। चोरी? हाँ। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी भैया को मुझे मेरा हिस्सा भी देना पड़ेगा। सर, उसके भैया भाभी के लिए पूजा के दिल में जहर भरा था। वो गजेंद्र भैया से पैसे निकलवाने के लिए उन्हें फोन करके ब्लैकमेल करती थी। भैया, आपको मुझे अभी 15 लाख और देने हैं। अब अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो मैं भाभी को बता दूंगी कि आप क्या हैं। ऐसा क्या था जिसकी वजह से पूजा अपने भाई गजेंद्र को ब्लैकमेल कर रही थी? सर, वो तो मुझे नहीं मालूम है। वो गहने और पैसे तेरे पास ही हैं ना? मेरे पास कुछ भी नहीं है और पूजा जो कुछ भी लेकर आई थी सब कुछ घर पे ही रखा है। सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई बहन से किसी ने एक एक करके दुश्मनी निकाली है। कौन दुश्मनी निकाला? सर, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सर मैंने कुछ भी नहीं किया है। दीपक का बयान पूजा पर हमारा शक और भी गहरा कर रहा था। हमने चेक किया, पूजा के अकाउंट में काफी पैसे थे जो उसने गजेंद्र के कत्ल से पहले ही निकाल लिए। हम तब ये भी तय नहीं कर पा रहे कि हमें जो लाश मिली थी
वो लाश वाकई पूजा की थी या फिर किसी और को मारकर उसे पूजा की पहचान दी गई थी। इसलिए हम उस लाश का डीएनए गजेंद्र के डीएनए से मैच करवा कर देखना चाहते थे। मोहिनी को जिस नंबर से फोन किया गया था वो नंबर एक पीसीओ का था। उस पीसीओ से तो कॉलर की कोई लीड नहीं मिली, लेकिन निगमपुर जहां पर गजेंद्र का फोन अक्सर एक्टिव रहता था वहां से गजेंद्र के बारे में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। वो दोस्त कौन था उस गजेंद्र मतलब उस बबली का? बॉबी नाम था साहब उसका। कहाँ मिला गया बॉबी? मालूम नहीं साहब, काफ़ी टाइम से उन दोनों को यहाँ देखा नहीं मैंने। बॉबी का फ़ोन नंबर है तुम्हारे पास? साहब फ़ोन नंबर तो नहीं होगा। स्केच बनवा सकते हैं उसका? हाँ साहब, रोज़ ही देखता हूँ, स्केच बनवा सकता हूँ सर। गजेंद्र गाजीपुर में अक्सर इस शख्स के साथ देखा गया। आप जानती हैं सर? नहीं साहब, लेकिन ये बॉबी नाम है इसका। बॉबी नाम के किसी शख्स को जानती हैं? नहीं साहब, मैं किसी बॉबी को नहीं जानती, लेकिन गजेंद्र जी इस के साथ। देखिए, हमें तो पता चला है कि गजेंद्र भी था और इस बॉबी के साथ मिलकर निगमपुर में धंधा करता था। ये झूठ है साहब, उन्हें बदनाम करने की कोई साजिश है। हमारी इन्फॉर्मेशन पक्की है, गजेंद्र था और निगमपुर में गजेंद्र को लोग बबली के नाम से जानते थे। हो सकता है आप भी जान गई कि आपका पति है और इसलिए आपने अपने पति। ऐसा आरोप मत लगाइए साहब, आप मुझ पर 10 साल से पति पत्नी थे हम। मैं उन्हें शादी के पहले से जानती थी। सोशल मीडिया अकाउंट में भी एज अ फ्रेंड ऐड है। हाँ, तो ये सीमा गजेंद्र और पूजा दोनों को जानती थी। रहती कहाँ है? सर, हमारे साइबर सेल ने जब इसके प्रोफाइल को चेक किया तो हमें इसका एड्रेस मिला था। सर, मैंने नवीन को वहाँ पे भेजा था, लेकिन सर इसके घर पे काफ़ी दिनों से ताला लगा हुआ है। इसका कोई फ़ोन नंबर? नहीं सर, इसका कोई फ़ोन नंबर तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ सर, इसके अकाउंट में प्रमोद नाम के आदमी की प्रोफाइल मिली। सर, सीमा इसके साथ काफ़ी टच में थी। इस प्रमोद का एड्रेस निकलो। गजेंद्र और पूजा से जुड़े हर शख्स से मिलना ज़रूरी है। सर, हेलो। कैसी हो मोहिनी जी? मेरे 3 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया आपने? 3 लाख? अरे मैंने आपको बोला था ना कि आप मुझे 3 लाख रुपए देंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके पति को किसने मारा है। पर तुम हो कौन? फिर वही सवाल, अपने पति के कातिलों को फांसी नहीं चढ़वाना क्या आपको? सर, अभी अभी गजेंद्र की बीवी मोहिनी को एक कॉल आया था। उसका फोन हमारे सर्विलेंस पे था, इसलिए उनके बीच में जो भी बातें हुई हमने रिकॉर्ड कर लिया। चलो। जी मोहिनी जी, हमें मालूम है आपको अभी फोन आया था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो कौन आदमी है जो बार बार फोन करके ये सब बोल रहा है? मोहिनी जी, ये जो कोई भी है आपकी जान पहचान का ही है। हमें जानने वाला? जी। आपको आइडिया है ये कौन हो सकता है? नहीं साहब। कोई बात नहीं, हम पता लगा रहे हैं। तो जिस नंबर से अभी मोहिनी को कॉल आया है वो नंबर एक दूसरे पीसीओ का था। अपने कांस्टेबल को भेजा है वहाँ पर। लगता तो नहीं उस पीसी से कोई लीड मिलेगी, क्योंकि ये जो भी है बहुत शातिर है। हर चाल बहुत सोच समझ के चल रहा है। ये सब गजेंद्र की बीवी मोहिनी की तो कोई चाल नहीं है। देखने में तो सीधी साधी लगती है, बट यू नेवर नो। हो सकता है ये सारे कॉल्स वो खुद ही किसी से करवा रही है ताकि हमें उस पर शक ना हो। देखते हैं। सर, सीमा जी इस प्रमोद नाम के आदमी के साथ टच में थी। उसका हमने सोशल मीडिया अकाउंट से एड्रेस निकाल लिया। गुड। जी? ये दरअसल एक केस के सिलसिले में हम सीमा से बात करना चाहते थे और हमें पता चला कि वो आपकी दोस्त है। तो क्या बता सकते हैं कि सीमा आजकल कहाँ? जी, वो मुकुंदपुरा में रहती है सर। वो हमने चेक किया, काफ़ी दिनों से उसके घर पर ताला लगा हुआ है। आपके पास उसका नंबर तो होगा? जी। स्विच ऑफ है सर। कोई दूसरा नंबर है उसका? नहीं सर। आपको कुछ आइडिया है आजकल कहाँ हो सकती है? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं। ये गजेंद्र है और ये पूजा, इन दोनों का मर्डर हुआ और सीमा सोशल मीडिया के जरिए इन दोनों के टच में थी। आप जानते हैं? नहीं सर, मैं इन दोनों को नहीं जानता। थैंक यू। आई थिंक ये जरूर कुछ छुपा रहा है। आस पड़ोस में इसके बारे में सब कुछ पता करो। ओके सर। हाँ शर्मा, बोलो। सर, गजेंद्र के घर के रजिस्ट्री पेपर से उसके गांव का पता चला है। तो सहारनपुर के उनिया गांव का रहने वाला है।
तुरंत वहां जाओ, गजेंद्र और पूजा के बारे में सब कुछ पता करो। ओके सर। सर ये तो सीमा है, प्रमोद की साली। प्रमोद की साली? जी हाँ, प्रमोद की वाइफ की कजन है। पिछले कुछ दिन से वो यहीं पे रह रही थी, फिर अचानक से कहीं गायब हो गई। हाँ सर, सीमा यहीं रहती थी सर, लेकिन सर हमें नहीं पता वो कहाँ रहती। कोई बात नहीं, अब हमें सब कुछ पता है। हमें पता है कि तेरा और सीमा का रिश्ता क्या था। अब आगे की कहानी यहीं बोलेगा या थाने लेके जाऊँ? करा सर 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 बताता हूँ सर। सर मैं और सीमा एक ही ऑफिस में एक साथ काम करते थे और उसे मुझसे प्यार हो गया और मुझे भी सर। मैं पहले से मैरिड था और जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ मैं सब कुछ खत्म करना चाहता था, लेकिन सर मैं नहीं जानता था सीमा ये सब सुन के ऐसा रिएक्ट करेगी। अगर तुम्हें ये सब खत्म ही करना था तो तुमने मेरे साथ रिश्ता ही क्यों रखा, और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो? एक दिन वो नीलिमा के पास आ गई और इसे सब कुछ बता दिया। प्रमोद, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे। मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको। अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। बस करो नीलिमा, ये मेरे नजदीक इसलिए आया क्योंकि तुम कभी इसे अपना बना ही नहीं पाई। सीमा जानती थी कि नीलिमा थोड़ी लालची है और इसने एक दिन सीमा से मिलके मेरा सौदा कर लिया सर। देखो, अगर तुम प्रमोद को छोड़ना नहीं चाहती हो तो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ रहने की जगह देनी होगी। उसके बदले में मैं तुम्हें आज ही 2 लाख दूंगी और हर महीने 20,000 दूंगी। मुझे मंजूर है। सर मैं मजबूर था, अगर ना करता तो ये दोनों मिलके मुझे अंदर करवा देती। दूध के धुले मत बनो, सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो। तुम चुप करो, सारे तुम्हारे लालच। एक मिनट, पहले ये बताओ सीमा कहाँ? सीमा चाहती थी कि हर्षु हमारे साथ ना रहे, तो बस। मैं हर्षु के साथ इस घर में नहीं रह सकती हूँ, निकालो उसको यहाँ से। कैसे बातें कर रही हो? मैं अपने बेटे को घर से बाहर निकालूंगी? होश में तो हो तुम? तुम्हें अपने बेटे के साथ इस घर में अगर रहना है तो रहो। मैं प्रमोद को लेके यहाँ से जा रही हूँ। चलो प्रमोद। ऐसे कैसे लेके जाओगी? पति है मेरे वो। कीमत दी है मैंने तुम्हें इसकी, इसीलिए मेरे। बस बस सीमा, बहुत हो गया, अब और नहीं। भगवान के लिए मुझे बख्श दो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुमने अपनी बीवी के सामने मेरी इंसल्ट की। हाँ की। देखना तुम सबका मैं क्या हाल करती हूँ। पर उस दिन वो चली गई, उस दिन के बाद से हमने उसे कभी नहीं देखा। कैसे देखते? तुमने उसको गायब जो कर दी। बोलो सीमा कहाँ? सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर। तो कैसा हुआ था? गजेंद्र और पूजा को भी जानते थे ना तुम? नहीं सर, हम उन दोनों को नहीं जानते सर, और नहीं हमें पता है कि उस दिन के बाद से सीमा कहाँ चली गई सर। मेरा विश्वास कीजिए सर। हाँ तिवारी। सर गजेंद्र के गांव से कई चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। वो सीमा जिसके पूजा टच में थी वो गजेंद्र और पूजा की ही बहन। सीमा गजेंद्र और पूजा की बहन? हाँ सर, ये तीनों बच्चे गिरधारी और सावित्री के थे। गिरधारी की मौत काफी पहले ही हो गई थी, फिर उनकी माँ ने एक रमेश नाम के आदमी से शादी की थी। सर ये रमेश नौटंकी ग्रुप चलाता था और 20 साल पहले उसकी भी हत्या हो गई। सर ये रमेश गजेंद्र, सीमा और पूजा का सौतेला बाप। लेकिन सर रमेश की पहले से एक बीवी और एक बेटा था। जब रमेश ने गजेंद्र, सीमा और पूजा की मां सावित्री से शादी की तो रमेश के सगे बेटे धनंजय ने रमेश की हत्या कर दी। सर उस समय धनंजय की उम्र सिर्फ 12 साल की थी, इसलिए उसे 3 साल के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया गया। और रमेश की हत्या के बाद गजेंद्र, सीमा और पूजा की मां सावित्री अपने परिवार को लेकर शहर आ गई। तिवारी, गजेंद्र की भी मोहिनी, ये 10 साल से गजेंद्र को जानती थी। मोहिनी ने हमें कभी नहीं बताया कि गजेंद्र की पूजा के अलावा भी कोई बहन थी, सीमा नाम की। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमा का गजेंद्र और पूजा से कोई झगड़ा हो गया हो इसलिए वो उनसे अलग हो गई, या फिर सीमा इसलिए गायब हो गई क्योंकि गजेंद्र और पूजा के मर्डर में सीमा का ही हाथ है? इस सीमा के बारे में हमें प्रमोद और उसकी बीवी ने जो बताया उससे तो यही लगता है कि सीमा का कैरेक्टर सही नहीं था। जिसने एक शादीशुदा और बच्चे के बाप के साथ अपना चक्कर चलाया। तुमने बताया कि धनंजय के बाप रमेश ने भी शादीशुदा होते हुए, एक बच्चे का बाप होते हुए भी एक दूसरी औरत के साथ अपना चक्कर चलाया। शायद इसीलिए धनंजय ने गुस्से में आकर अपने सगे बाप
रमेश यानी कि सीमा के सौतेले बाप रमेश का कत्ल कर दिया। तिवारी, लगता है इन दोनों कहानियों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। धनंजय कहाँ मिलेगा? जी धनंजय? नहीं धनंजय, बताइए। सर, मेरी माँ को मेरे बाप ने धोखा दिया था और मैं उस समय बर्दाश्त नहीं कर पाया था। तो बाप का गुस्सा अब तक तुम्हारे? सर, जो मैंने किया था उसकी सजा मैं पा चुका। मुझे नहीं पता कि अब वो लोग कहाँ रहते हैं, और उनकी माँ ठीक औरत नहीं थी। मेरे बाप के अलावा उसने कई और मर्दों को फांस रखा था। मुझे नहीं पता किसने क्या किया है। किसकी बात कर? सर, बात पुरानी है, मुझे ठीक से याद भी नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि गजेंद्र की माँ प्रोस्टिट्यूट थी। धनंजय का ये गजेंद्र को भी वही काम करना पड़ा जो वो कभी नहीं करना चाहता, लेकिन एक दिन उसकी बड़ी बहन को मालूम पड़ा तो वो गजेंद्र को छोड़ के चली गई। और फिर उसकी ज़िंदगी में मोहिनी भाभी आई। भाभी को मिला तो नहीं, लेकिन गजेंद्र हमेशा बात करता था भाभी के बारे में। आज तक मैं मोहिनी को ये सब नहीं बता पाया कि, लेकिन अब मैं ये सब छोड़कर तो अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूँगा। अब गजेंद्र ने काफ़ी साल पहले ये धंधा छोड़ दिया था, लेकिन 3 महीने पहले उसकी छोटी बहन ने भी उसको धोखा दे दिया और उसको ब्लैकमेल करने लगी कि अगर उसने पैसा नहीं दिया तो मोहिनी भाभी को उसकी असलियत के बारे में बता देगी। गजेंद्र को आखिरी बार 16 मार्च को तुम्हारे साथ देखा गया और 16 मार्च की रात को इसका मर्डर हुआ। मर्डर तूने नहीं किया तो किसने किया? कौन था गाड़ी? दीपक, तुमने क्या सोचा? तुम हमें नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि धनंजय तुम्हारा मौसेरा भाई। और तुम धनंजय, 20 साल पहले तुमने अपने बाप का कत्ल किया। हाँ सर, 20 साल से मैं उस आग में जल रहा था। मेरा बाप ही मेरा दुश्मन नहीं था, गजेंद्र की माँ और उसका सारा खानदान मेरा दुश्मन था। मुझे उन सब से बदला लेना था। सर, मैंने पूजा को उसके भाई के खिलाफ इतना बरगलाया कि वो अपने घर से पैसे और जेवर चोरी करके मेरे साथ रहने आ गई। फिर हमने पूजा के जरिए उससे बहुत सारा पैसा वसूला और उसके बाद हमने गजेंद्र को मारने की प्लानिंग की। और सर, हम उसका पीछा करते हुए निगमपुर गए। अबे देख क्या रहा है? अंदर बैठ, गाड़ी में बात करनी है तुझसे। हमने उसे सुनसान जगह ले जाके उसकी हत्या कर दी। और सर, हमें मालूम था कि गजेंद्र की हत्या के बाद उसकी बीबी का शक पूजा पे ही जाएगा। और मुझे पता था कि पूजा अपनी बहन सीमा के टच में है। और उस दिन पुलिस स्टेशन से घर आने के बाद पूजा कपड़े बदल कर अपनी बहन सीमा से मिलने जा रही थी, लेकिन हमने उसे रास्ते से किडनैप कर लिया। और हमने पूजा का चेहरा इसलिए बिगाड़ा ताकि आपको लगे कि पूजा ने कोई गेम प्लान किया। और फिर हमने गजेंद्र की बीवी को फ़ोन किया और बोल दिया कि गजेंद्र का खून पूजा ने नहीं किया है, बल्कि किसी और ने किया है। और सर, हमें ये मालूम था कि गजेंद्र की बीवी आपको ये सब कुछ बताएगी, लेकिन आप उस पर शक करेंगे। लेकिन सर, हमारा प्लान इससे भी ऊपर था। हमने पूजा के बाद सीमा को मारने का प्लान बनाया और हमने सीमा को मार के इस तरीके से गायब किया जिससे आपको ये लगे कि सीमा ही अपने भाई बहन को मार के भाग गई। बहुत लंबी प्लानिंग की तुम दोनों ने, लेकिन तुम दोनों ये भूल गए कि कानून के हाथ किसी भी मुजरिम की प्लानिंग से कहीं ज्यादा लंबे होते। दरअसल गजेंद्र की जिंदगी में जुर्म ने उस वक्त दस्तक देना शुरू कर दिया था जब दीपक की शय पर गजेंद्र की बहन पूजा ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया था। अगर गजेंद्र ने हिम्मत करके सब कुछ सच सच अपनी बीवी को बताया होता और पुलिस की मदद ली होती तो शायद गजेंद्र की बीवी और बेटी को उस सच्चाई से इतनी तकलीफ और पछतावा ना होता जितना वो आप गजेंद्र को खोने के बाद महसूस कर रहे होंगे।